नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। आज हम सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि की, जहां पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो वहीं न्यूनतम मजदूरी की दरों में भारी बढ़ोतरी की ऐलान की। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। उत्तराखंड की आज का दिन ऐतिहासिक रहा। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और राज्य को करीब 12,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून की दूरी अब महज 2.5 घंटे में तय होगी, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। देहरादून में रोड शो से लेकर जनसभा तक प्रधानमंत्री ने जहां विकास और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया, वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इसे उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नई शुरुआत बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास की ये रफ्तार आने वाले चुनावों में भी असर दिखाएगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आज से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर विधिवत संचालन भी आज से शुरू हो गया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में तय हो जाएगी। इसे दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने देहरादून में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। फिर दून दिल्ली एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में मुश्किल हालात के बीच हमने 4 दशक के बाद नारी शक्ति बंधन स्थापित किया। हमारी सरकार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने जा रहा है। अब ये जल्द लागू होना चाहिए। आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव में भी महिलाओं को योगदान मिले, ये आने वाले लोकसभा में लागू होना चाहिए। हम 16 अप्रैल से विशेष सत्र में इस पर चर्चा करेंगे। मैंने देश की सभी बहनों माताओं को पत्र लिखा है। मेरा एक एक शब्द पढ़े और उस पर मनन करें। मैं देवभूमि से देश की सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि इसका सहयोग करें। हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों के खाते में भेजे हैं। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि उनका प्रत्येक दौरा उत्तराखंड के लिए नई ऊर्जा और विकास की नई सौगात लेकर आता है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड को 12,000 करोड़ की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन कई मायनों में विशेष है। एक और जहां दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई गति मिल रही है, वहीं ये अवसर भीमराव अंबेडकर की जयंती का भी है। उन्होंने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने सामाजिक सौहार्द एवं समर्थ सत्ता को मजबूत करने के लिए वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताकर सभी का उत्साह वर्धन किया। प्रधानमंत्री ने सीमांत गांव माड़ा में आकर उसे देश का प्रथम गांव घोषित किया। इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन पर
वेड इन उत्तराखंड का संदेश दिया। आदि कैलाश का दर्शन कर इस तीर्थ को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन से देवभूमि को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाई। हर्षिल मुखबा से शीतकालीन पर्यटक को बढ़ावा दिया एवं रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अगले 25 वर्षों के लिए राज्य को एक नया विजन दिया। 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लिए कोई न कोई विशेष सौगात लेकर अवश्य आए हैं। चाहे बाबा केदार की पुण्य धरा से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा कहकर हमारा उत्साह बढ़ाना हो, या जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, सीमांत गांव माणा में आकर उसे देश का प्रथम गांव घोषित करना हो, या इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के अवसर पर वेड इन उत्तराखंड का संदेश देना हो, या महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश के दर्शन कर इस तीर्थ की सुंदरता को विश्व पटल पर रखना हो, राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पधारकर पूरे देश के समक्ष देवभूमि को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाना हो, या हर्षिल मुखबा की धरती से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान करना हो, या फिर राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अगले 25 वर्षों के लिए राज्य को एक नया विजन देना हो। आपका देवभूमि में आगमन देवभूमि के लिए हमेशा शुभ एवं कल्याणकारी हो रहा है। और आज जब आप पुनः उत्तराखंड आए हैं तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। इसके लिए उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय तल से आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम 2022 की भांति 2027 में भी वीर भूमि उत्तराखंड में पुनः सरकार बनाने में भी सफल रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन का समापन, अब रफ्ता रफ्ता नहीं पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बन रहा है भारत। कविता से किया। मुख्यमंत्री ने कविता के माध्यम से प्रधानमंत्री के नेतृत्व, विकास कार्यों और जनसेवा के प्रति उनके समर्पण को सराहा और आभार व्यक्त किया। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। 12,000 करोड़ की सौगात देवभूमि को दी है, जिसको लेकर सीएम धामी बोले, रफ्ता रफ्ता नहीं पूरी रफ्तार के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। देखना दिलचस्प है सौगात की ये बौछार आने वाले चुनाव के मद्देनजर कितनी रफ्तार दे पाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फैक्ट्री वर्कर्स के प्रदर्शन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। हिंसक झड़पों और तनावपूर्ण माहौल के बीच योगी सरकार ने देर रात बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जहां सरकार ने वेतन में 2,000 से 3,000 रुपये तक का इजाफा किया, वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे इंटेलिजेंस की नाकामी बताया है, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भारी फोर्स के साथ जमीन पर शांति व्यवस्था बनाने में जुटा है। क्या सरकार का यह कदम मजदूरों का गुस्सा शांत कर पाएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नोएडा में प्राइवेट कर्मचारियों का सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन जारी है। इसे देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार को देर रात एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। नए आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अलग अलग श्रेणियों में अधिकतम करीब 3,000 तक का इजाफा हुआ। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये तत्कालिक फैसला आगे व्यापक समीक्षा के बाद वेज बोर्ड के माध्यम से स्थायी समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आदेश में कहा गया कि गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों में अकुशल कर्मचारियों सैलरी की करीब 2,000, कुशल कर्मचारियों की सैलरी 3,000 और अर्ध कुशल कर्मियों की सैलरी में 2,600 रुपए बढ़ोतरी होगी।
इस प्रस्ताव के हिसाब से अब यूपी में प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी अन्य नगर निगम वाले जनपदों में भी होगी बढ़ोतरी। यूपी में प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी अकुशल कर्मचारी पहले 11,313 और अब 13,006, अर्धकुशल कर्मचारी पहले 12,445 अब 14,306, कुशल कर्मचारी पहले 13,990 अब 16,025। अन्य जनपदों के लिए कर्मचारियों की सैलरी अकुशल कर्मचारी पहले 11,313 अब 12,356, अर्धकुशल कर्मचारी पहले 12,445 अब 13,591, कुशल कर्मचारी पहले 13,990 अब 15,224। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक पे डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। और जब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोग केवल सरकारी भवनों पर ही और सरकारी विभागों पर लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में हम हर औद्योगिक संस्थान को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी है, जिसको लेकर कासनाथ थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर नजर आया। डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीण रंजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने औद्योगिक क्षेत्र में पैदल मार्च किया। इस दौरान कई थानों के थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस द्वारा माध्यम से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अफवाह या व्यवस्थाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे किसी भी संभावित स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस की सक्रियता से क्षेत्र में सुरक्षा माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कर्मचारियों के अलावा सोसाइटी में घरेलू वर्कर के रूप में काम करने वाली महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में उतर आई हैं। नोएडा में सेक्टर 121 स्थित एक सोसाइटी के बाहर घरेलू कामगार महिलाओं मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं में मेड और सफाई कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा वेतन में गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए उन्हें उचित वेतन दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पैदा हुई समस्याओं के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी यह समिति औद्योगिक विकास आयोग की अध्यक्षता में काम करेगी। इसमें एमएसएमई, श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और श्रमिक व उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य नोएडा में शांति बहाल करना, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हो रहे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना, प्रदेश में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी राजनीतिक साजिश की गहन जांच होगी। फिलहाल योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि औद्योगिक माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले निहित स्वार्थ वाले तत्वों और राजनीतिक मंशा रखने वालों के खिलाफ कड़ी जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार श्रमिकों की समस्याओं का उचित समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। कमेटी को अपनी सिफारिशें प्राथमिकता के आधार पर सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने नोएडा में फैक्ट्री मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोएडा में जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरीके से सरकार की नाकामी की वजह से हुआ। सरकार को पहले से जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे होने दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस फेल हो गई। अगर ये कोई बड़ी साजिश थी तो इसके लिए मुख्यमंत्री और भाजपा जिम्मेदार है। और जो नोएडा में हुआ है, इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे। साथ सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। लेकिन सर वहाँ पे साजिश रची गई है, तो बहुत खराब
है और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी देगी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश ने किया ट्वीट। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को किसी भी साजिश बता रहे हैं। तो एक सवाल जनता पूछ रही है। अखिलेश ने पूछा कि खुफिया पुलिस बंगाल प्रचार करने गई थी या वनस्पति की खोजबीन में लगी थी। उन्होंने कहा कि मजदूरों के आंदोलन और नक्सलवाद का आरोप लगाने से पहले सरकार ये बताए कि पिछले 10 सालों में उसने ऐसा क्या किया कि हालात इतने बुरे हो गए। इन सबके बीच वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार मजदूरों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थानीय पुलिस के साथ ही PAC-RF की तैनाती किए जाने के साथ साथ गैर जनपद गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, गोंडा, इटावा, मथुरा, अलीगढ़ सहित करीब 10 जनपद की पुलिस को कानून व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैनात किया गया है। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर की तरफ से अपील की गई है कि किसी भी द्वारा अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, वहीं उपद्रव और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सबके बीच सवाल खड़ा है कि एक तरफ CM के निर्देश हैं जिसमें उन्होंने वेतन को नई गाइडलाइन बनाई है, लेकिन इन सबके बीच सवाल बड़ा है कि क्या सिस्टम श्रमिकों का हक उन्हें दिला पाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। बढ़ते हैं अगली स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है और अब नौतपा जैसी गर्मी का एहसास समय से पहले होने लगा है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क है, जिसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है, जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज हुई। ज्यादातर जिलों में अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य और सामान्य के आसपास चल रहे मौसम विज्ञान के अनुसार आज से तेज रफ्तार हवाओं का सिलसिला बंद होगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि हो सकती है। आने वाले दिनों में लगभग जिलों के अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा, जिससे भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा। जी, अभी गर्मियों की वजह से जो अचानक देखिए आप 2-3 दिन में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया। अभी 39-40 लगभग टेम्परेचर हो गया। 2-3 दिन में ही 5-7 डिग्री लगभग टेम्परेचर जो है चढ़ गया। इसकी वजह से जो है जो वायरल पहले डिजीजेज वाले बढ़ गए, जैसे सर्दी जुकाम। अब आप कहेंगे सर्दी जुकाम इसमें, क्योंकि हो क्या रहा, शीत गर्म का भी लोगों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, तो सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार, उल्टी, दस्त, डायरिया, सिर दर्द वाले, सनबर्न वाले, सनबर्न के केसेस भी 2 ही दिन में अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे। डायरिया, डिसेंट्री वाले आने लगे। इवन बीपी भी लोगों का बढ़ना शुरू होगा, जिनका हेडेक ज़्यादा हो रहा है, और अगर वो बीपी के पेशेंट है उनका बीपी भी शूट अप करने लगा। तो इस तरह के केसेस जो है बढ़ गए। 20 जिलों में 40 तक पहुंच सकता है पारा। यूपी के 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या समेत 20 शहरों में गर्म हवाओं की तपिश। तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शहर के पारे में अगले हफ्ते 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 अप्रैल का नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव इतना कमजोर है कि केवल हिमालयी इलाकों तक ही सीमित रहेगा। मैदानी इलाकों में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि अगले 2 हफ्ते तक यूपी में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। आंकड़ों की बात करें तो इस साल बारिश का केवल 90 से 95% ही होने की संभावना जताई गई है। देश में मानसून के दौरान औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है, लेकिन इस बार गिरकर 80 सेंटीमीटर तक रहने का अनुमान है। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में मौसम ड्राई होने के बाद पिछले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में औसतन 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान धीरे धीरे सामान्य के करीब पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही गर्मी जो है अपने प्रचंड रूप दिखाने लगी है।
बात करें अभी अप्रैल की जो शुरुआत ही हुई है और बात करें वाराणसी की, वाराणसी में जो है आज के दिन जो तापमान दर्ज किया गया है वो लगभग 40 के आसपास से पहुंच चुका है, जिस कारण जो है लोग जो है घरों से निकलने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के गंगा घाट पे है, जो मैं दिखाना चाहूँगा। ये घाट जो कभी पर्यटकों से गुलजार हुआ करता था, जहाँ पे दूर दूर से सैलानी आते थे घाट घूमने, घाट पे सैर करने और नहाने। तो देख सकते हैं कि जो घाट है अभी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ नौका विहार कर लोग इस घाट के, काशी के घाट का लुत्फ उठाते थे, वहीं जो है बड़ी संख्या में जो नावें हैं वो किनारे पे लगी पड़ी है। बात करें यहाँ काशी के घाट की, घाट जो है गुलजार हुआ करते थे जो पर्यटकों से, लेकिन इस समय बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी नाव जो है अपने किनारे पे जो है लगी हुई है। और कहीं ना कहीं जो है इस तेज़ जो धूप है चिलचिलाती, जो सुबह होते ही यहाँ पे जो धूप जो है अपने प्रचंड रूप में आ जा रही है, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो ऐसे में जो मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है अभी लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पारा जो है अभी अगले 2-4 दिन और भी प्रचंड रूप जो बढ़ने वाला है, लगभग 42-43 दर्ज किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि इस गर्मी से बचने के लिए लोग जो है अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, छाछ पिए और जो गन्ने का रस है, मौसम्बी का जूस है, ऐसे चीज़ों का जो जूस है उसका सेवन कर लोग अपने आप को शीतल हमेशा रखें, जिस कारण और साथ ही साथ जो कपड़े हैं हल्के रंग के कपड़े पहने और घरों से जब ज़रूरत हो तभी निकले और इस धूप में जो बचने की ज़रूरत है इसको लेके डॉक्टरों ने भी कहा है। वाराणसी से फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का